अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पावर शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में इस वक्त काफ़ी हलचल मची हुई है। जब से मखसूस नशस्तों के केस का फ़ैसला आया है उसके बाद बहुत सी क़यास आराइयाँ चल रही थी कि इलेक्शन कमीशन भी इस पर कोई रिव्यू पटिशन दायर कर सकता है, इलेक्शन कमीशन कोई काम करेगा। मामला जो है वो हाथ में रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था उस पर अमल दरामद किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया, और सीटें देने का फार्मूला भी तैयार कर दिया गया, किस तरह से सीटें जो है वो अलॉट की जाएंगी। एक दो चीज़ों में भाम था इलेक्शन कमीशन को। उन्होंने कहा कि इन चैम्बर जब जाएंगे जजेस के सामने तो वो अपने एतराज़ात रख लेंगे, लेकिन उसके बाद हुकूमत ने इस पर पटिशन दायर करने का फ़ैसला किया है। और आज की पेशरफ्त ये है कि हुकूमत की जो 3 मखसूस नशस्तों के ऊपर ख़वातीन की जो अरकान थी उन्होंने रिट दायर करने का, एक रिव्यू पटिशन दायर करने का फ़ैसला किया है कि वो इस तमाम फ़ैसले से मुतासर हुई हैं कि एक जमात जो कि जिसने अपील ही नहीं की थी उसको किस तरह से ये मखसूस नशस्तें मिली जा सकती हैं, और वो 41 सरकार जो अपनी मर्ज़ी से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए थे वो कैसे दोबारा से पार्टी में आ सकते हैं। PTI में ये एक नया आइन तहरीर करने के मुतरादिफ होगा। तो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे मियाँ हबीब साहब, हमारे साथ होंगे, उसके साथ फयाज बड़ाई साहब हमारे साथ होंगे, और आरिफ चौधरी जो कि एनालिस्ट हैं, माहिर कानून भी हैं, ये हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे आरिफ चौधरी साहब के साथ। आरिफ चौधरी साहब, मखसूस नशस्तों का ये मामला है और गेंद जो है वो इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो बिल्कुल ही हैंड्स डाउन ये बात मान ली है कि नशस्तें जो है वो दे दी जाएंगी PTI को। कैसे देखते हैं इस तमाम सिनेरियो को जो कि क्रिएट हो रहा है? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि ये सारा मामला वाकई ही इलेक्शन कमीशन का ही था और इलेक्शन कमीशन ने ही ये खड़ा किया था सिलसिला। और इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त से जब ये जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की कादिफा निसा साहब की सरबराही में, जिसमें उन्होंने कहा कि जी इनके पास बल्ले का निशान ये नहीं दे सकते, तो उसे अब यानी जो हमारे चीफ जस्टिस साहब ने जो फरमाया है उनकी जुबान से जो तो ये निकला है कि जी बार बार के ये मिस इंटरप्रिटेशन थी, इसे उन्होंने प्रॉपर्ली इंटरप्रेट नहीं किया। लेकिन चलो, और इसका मतलब ये निकलता है कि अगर इंटरप्रेट नहीं किया, ऐसा ही किया, तो जो वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अगर इंतखाबी निशान उससे छिन जाता है तो पॉलिटिकल पार्टी अपनी हैसियत बतौर पॉलिटिकल पार्टी नहीं खो देती। तो ये PTI जो थी, और इस मामले में तो सबका इत्तेफाक है, सारे जज जो है उन्होंने इस पर किसी ने इख्तलाफ नहीं किया कि PTI जो है वो एक सियासी जमात थी, सियासी जमात है और सियासी जमात रहे। तो अब मामला ये है कि ये मखसूस नशस्तें जो हैं ये प्रोपोर्शनेट जो रिप्रेजेंटेशन है, जितनी किसी की न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है बाहर उसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर, उसको उतनी ही नशस्तें मिलेगी। जहां तक नशस्तों इसको चैलेंज करने का मामला है तो रिव्यू पिटीशन जो होती है वो यानी अपील नहीं होती। अपील में तो सारे का सारा केस खुल जाता है। रिव्यू पिटीशन जो है वो बुनियादी तौर पर टेक्निकल सवालात होते हैं, और ये सवाल तो इतना टेक्निकल है नहीं। जो वो खवातीन जो आपने फरमाया कि वो चली गई हैं कि जी हमें नॉन सूट किया गया, तो ये केस बुनियादी तौर पर इसका इलाज उन्होंने जो किया है ना सुप्रीम कोर्ट ने, वो उन्होंने कर दिया कि 8 रुकनी बेंच जो था उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन जो कमीशन है उसे कोई अगर मामला समझ में ना आए और वो कंफ्यूजन हो तो वो अक्सरियती फैसला करने वाले जो अक्सरियती जज है उनके पास, अक्सरियती बेंच के पास आके वो उस मामले में पूछ सकते हैं कि किसका क्या हाल है। तो इस मामले में मैं नहीं समझता कि कोई गुंजाइश जरा बराबर भी है इस फैसले के तब्दील होने की, इसलिए कि ये लोग, जहां तक ये सवाल है कि जनाब PTI तो थी नहीं उनके सामने, ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि फजूल किस्म की लॉजिक है। असल मामला ही PTI का था, और PTI को इन हालात तक पहुंचाने में जो किरदार अदा किया इलेक्शन कमीशन ने, वो उसका नतीजा था कि जब ये जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने इंक्विजिटोरियल जो जुरिस्डिक्शन थी उसे इस्तेमाल करते हुए सारे मामले की छानबीन की, तो पता ये चला कि असल में वो जजमेंट का सहारा लेकर उन्होंने PTI को मजबूर कर दिया कि उनके लोग जो है वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाब करें। तो अगर ऐसी सूरत हाल जब सामने आई सुप्रीम कोर्ट के,
तो कंप्लीट जस्टिस जो आर्टिकल 187 के तहत करना था, सुप्रीम कोर्ट ने वो कंप्लीट जस्टिस करते हुए पीटीआई को निशस्तें दे दी चुके। इससे सुन्नी इत्तेहाद जो है तहरीक वो तो कहीं मौजूद ही नहीं थी। सुन्नी इत्तेहाद तो कहीं ऑलरेडी कोई पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर मैदान में नहीं था। असल मसला जो था, क्योंकि उन्हें जिस तरह मजबूर कर दिया गया, पीटीआई के पास कोई चारा ही नहीं था कि वो कोई ना कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करते कि 3 दिन के अंदर कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जो हैसियत है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए। तो इसलिए मैं समझता हूं कि कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, मियां हबीब साहब की जानिब हम जाएंगे। मियां हबीब साहब, किस तरह से देखते हैं इस तमाम अमर को? एक तो पहले इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा जा रहा था कि ये मामला ठीक नहीं है, कि कैसे किसी ऐसी जमात को हम मखसूस नशस्तें दे सकते हैं कि जिसने हमारे पास कोई लिस्ट ही जमा नहीं करवाई, और इसके बाद अब उन्होंने कह दिया जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मानना तो पड़ना था क्योंकि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला कर लिया तो उसके बाद सीटें देनी ही पड़नी थी। लेकिन अब ये रिव्यू पिटीशन है और जो ख़वातीन की जानिब से की गई है, इससे कोई फैसला बदल सकता है? देखिए, ये तो आईनी माहिरीन ही बता सकते हैं, आपको बता सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल के जो एक्सरसाइज रही है, जो माजी में हमने देखा है और जो मुलवजा असूल है उन मुताबिक तो जो है सुप्रीम कोर्ट अगर अपील दायर की जाती है तो वो वही पिटीशन वही का बेंच फैसला किया है। मेरा नहीं ख्याल कि वो अपना फैसला सेटिस्फाइड ना ही हो सकता है। तो ये तो एक अब इन्हें देना पड़ेगा देना पड़ेंगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ने भी इसमें बरीक किया। उन्होंने जो फैसले जारी किए है उसमें तो उन्होंने वाजे कर दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल करेंगे। साथ ही जो है उन्होंने इसके तफसीली इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। मुझे लग रहा है कि शायद इलेक्शन कमीशन तो जो है इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दे, लेकिन मियां साहब आपकी आवाज़ में कुछ मेरे साहब आपकी आवाज़ में कोई तकनीकी मसला है और इसको हम एड्रेस करने के लिए दोबारा आपको जो है वो लाइन पर लेते हैं। फयाज साहब की जानिब बढ़ेंगे। फयाज साहब, जिस तरह से अब मामला चल रहे हैं, आपके ख्याल में क्या ये फैसला जो है वो अब रिव्यू पिटीशन में जाके चेंज हो सकता है या बिल्कुल जो है वो उसी तरह से मनोवन रहेगा जैसे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? और सिंपल सी बात है, आजकल जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं उसमें जितने मुँह हैं उतनी बोलियाँ हैं और किसी को किसी पर कोई ट्रस्ट नहीं रहा। मेन चीज़ ये है कि ट्रस्ट का इतना फुकदान है कि अगर कोई सही काम भी हो रहा हो तो उसमें भी नक्स निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सिंपल सा, कितनी बहस हो रही है उस पर, हर बंदा उस पर आर्गूमेंट दे रहा है। कोई कह रहा है जी ये उसमें पीटीआई तो पटिशनर ही नहीं थी, उसको कैसे मिल गई, नून लीग के साथ ज्यादती होगी, फलां के साथ ज्यादती होगी। लेकिन अगर आप उसको बहुत हल्के अंदाज में बगैर किसी तमीज़ में जाए हुआ बड़े उसको सुकून से देखें तो जो हक मिला है पीटीआई को वो डिज़र्व करती थी या नहीं करती थी। लेकिन आप ये देखें कि जब इलेक्शन कमीशन ने जो इंटरप्रिटेशन की उसका नुकसान किस पार्टी को हुआ? सिंपल सी बात, उसका नुकसान उस पार्टी को हुआ जो एक मुल्क की बड़ी पार्टी थी, उसको बाहर निकाल दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि जजों ने जो बैठकर जस्टिस ने फैसला किया, उन्होंने सिंपल इसी चीज़ को देखा कि एक फ़ैसले से नुकसान किसको हुआ, तो उन्होंने उस नुकसान की तलाफ़ी की। जो इलेक्शन कमीशन ने जो गलत इंटरप्रिटेशन की उसका फ़ायदा जिसको पहुंचना चाहिए था, हालांकि उनको अभी सीटें मिल गई हैं, सब कुछ हो गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो गलत इंटरप्रिटेशन हुई थी उसका और भी बहुत सा नुकसान हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, उस नुकसान को हम एक तरफ रखते हैं लेकिन हम इनको सीट्स देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी जो आप बता रहे हैं कि नून लीग की ख़वातीन गई हैं, नून लीग को अपने जो उनका प्रोपोर्शन रहा था उसके मुताबिक पूरी सीटें मिली हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी को पूरी सीटें मिली हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमारे जो पॉलिटिशियन हैं ये देखें, सिंपल सा देखें कि जो हमारा हक बनता है वो हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। सियासत उसी वक्त परवान चढ़ेगी, सियासत उसी वक्त मजबूत होगी। हमारा मुल्क जो इतने मसाइल का शिकार है, मुआशी मसाइल हैं, सियासी मसाइल हैं, और लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस वक्त गवर्नमेंट और सारे लोगों को, सियासतदानों को चाहिए कि वो इन चीज़ों से बाहर निकल जाएं।
जो जिसका हिस्सा है अगर उसको मिल गया तो वो शुक्र करे और दूसरे के हिस्से को बर्दाश्त करे। असल में हमारा जो है ना वो एक उम्र देख रहे हैं कि हमारी जो एक आंखों में जो है ना लालच वो नहीं ख़त्म हो रहा। हमारी कोशिश है कि हमें अपना हिस्सा तो मिल गया, दूसरे का भी हिस्सा मिल जाए, तीसरे का भी हिस्सा मिल जाए। मैं समझता हूँ कि अगर बर्दाश्त करें, अगर पीटीआई को सीटें मिल गई हैं तो मुस्लिम लीग नून को क्या नुकसान है, पीपल्स पार्टी को क्या नुकसान हो रहा है। उनकी माशाल्लाह हुकूमत कायम है, वो इंजॉय कर रहे हैं, फैसले कर रहे हैं, तो उनको बड़े दिल के साथ, बड़ी सोच के साथ इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। और देखें मियाँ नवाज शरीफ हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सरबराह और आसिफ अली जरदारी, दोनों का बड़ा तजर्बा है। ठीक, दोनों चीज़ों को समेटे, चीज़ों को साथ लेकर चलें और जो इस वक्त मुल्क में जो आइनी मुश्किलात पैदा हो रही हैं उन मुश्किलात को ओवरकम करने के लिए पूरी नीयत के साथ, जब नीयत दुरुस्त हो जाएगी हमारे सियासतदानों की तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। ठीक है, मियाँ हबीब साहब ने हमें दोबारा से ज्वाइन किया है। मियाँ साहब, आपके ख्याल में, जिस तरह से मैंने पहले भी आपसे पूछा कि मामलात जो हैं वो किसके फेवर में अब जाने वाले हैं, क्या मामलात जो हैं वो दोबारा से हुकूमत की फेवर में आएंगे या कोई सिचुएशन बदल सकती है पार्लियामेंट के अंदर? जी, मुझे तो जो है वो हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक मामला जो है ना वो अब लड़ाई की तरफ बढ़ रहा है और तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा अखलाकी एज मिला है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। अब वो अगर हुकूमत जो है वो उन्हें नसीहतें नहीं देती तो अखलाकी जवाब उनके पास आ जाएगा। वो एक एहतजाजी तहरीक भी शुरू कर सकते हैं जी कि देखें ना ये अदालतों को मानते हैं या ना ये अवाम के मैंडेट को तस्लीम करते हैं, तो अब हमारे पास जो रास्ता बचता है वो सिर्फ फिर ये एहतजाज का ही रास्ता बचता है। तो हुकूमत जो है वो हर आने वाले दिन में जो है वो मुझे फंसती हुई नजर आ रही है। उसकी वजह ये है कि एक तो तहरीक इंसाफ की जो खवातीन काफी बड़ी तादाद जो है वो असम्बली में पहुंचेगी। अगर ये नशिस्तें उन्हें देते हैं तो असम्बलियों में एक एहतजाज का दूसरा अंदाज होगा, अगर नहीं देते तो एहतजाज सड़कों पर होगा। बहरहाल हुकूमत जो है वो पहले ही बहुत कमजोर हुकूमत थी, अभी हनीमून पीरियड उनका चल रहा था, तो ये एक बड़ी कामयाबी मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जो मखसूस नशीस्तें तहरीक इंसाफ को वापस कर दी हैं और अखलाकी तौर पर भी देखें कि क्योंकि इंतखाबात में लोगों ने ढूंढ कर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को वोट दिए थे। उनके पास ना उनकी इंतखाबी शनाख्त थी ना उनकी पार्टी की शनाख्त उनको उस तरीके से दी गई थी, इसके बावजूद लोगों ने जो है उनके उम्मीदवारों को वोट दिए। तो ये अवामी मैंडेट का एहतराम बनता था और मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन का गलत फैसला था जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसकी लाइन एंड लेंथ जो है वो दुरुस्त करने की कोशिश की है और सियासत में जो है वो अगर आपने आगे बढ़ना है तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना पड़ेगी। अब हुकूमत को बजाय ये कि वो लड़ाई की तरफ बढ़े, उनको लड़ाई सूट नहीं करती, अपोजिशन को लड़ाई सूट करती है, तो उन्हें चाहिए कि वो इस मैंडेट को तस्लीम करें, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को तस्लीम करें और आने दें। पार्लियामेंट के अंदर ही आएंगे ना, बजाय ये कि आप अगर उनका रास्ता रोकेंगे तो मामला पार्लियामेंट के बाहर जाएंगे, जो हुकूमत को किसी तरीके से भी सूट नहीं करते। मियां साहब अगर आ गए, मियां साहब कता कलामी की माफ़ी, अगर वो आ गए, अगर आने देती है हुकूमत इतने आराम से, तो वो अक्सरियत में है, कुछ भी हो सकता है हुकूमत भी चली जाए इनके हाथ से। नहीं, हुकूमत सिर्फ उसी सूरत जा सकती है जब पीपल्स पार्टी जो है वो अपना रोल अदा करे। वो अगर हुकूमत को छोड़ देती है तो फिर मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन सकती है, वरना नहीं। या अब ये तो तादाद देखनी पड़ेगी ना कि MQM के पास कितनी और JUI के पास कौमी असम्बली में कितनी नशीस्तें। मेरा नहीं ख्याल कि इन दोनों को भी मिला के अक्सरियत हासिल हो सकती है, क्योंकि दो सियासी जमातें जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास काफी बड़ी तादाद में जो है वो कौमी असम्बली की नशीस्तें। तो दोनों में से जब तक एक पार्टी जो है वो हुकूमत को छोड़ती नहीं उस वक्त तक जो है अदम एतमाद नहीं हो सकती। अच्छा, चौधरी साहब की तरफ बढ़ते हैं। चौधरी साहब, मामला अब आप किस तरफ जाते देख रहे हैं? ये जो रिव्यू पिटीशन दायर की है 3 खवातीन की जानिब से, किस तरह से सूदमंद साबित हो सकती है? क्या इसमें जो है वो मामलात और ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से उठाए जाएंगे हुकूमत की जानिब से? देखें, जिस तरह मर्जी उठाए जाएं, इनकी हैसियत नहीं है, क्योंकि बुनियादी तौर पर रिव्यू के मामले में ज़हन में ये बात रखी जाए कि रिव्यू में वही जा सकता है
जो ऑलरेडी पार्टी हो। ठीक है। तो इसमें पार्टी जो थी वो बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन था। ठीक है। और इलेक्शन ये जो लोग थे ये पार्टी नहीं थे। अलबत्ता पार्टी के अगर ये जाते भी हैं तो रिव्यू जो है उसमें कभी भी फैसला तब्दील नहीं होता। और इसी वजह से ये जो आर्टिकल 184(3) के मामले में जो तरमीम करवाना पड़ी मुस्लिम लीग नून को, वो और आपके चीफ जस्टिस साहब की यानी ख्वाहिश से, वो यही था कि जब आप इस पे अपील की गुंजाइश रख दे, क्योंकि अपील की गुंजाइश अगर रख दी जाए तो फिर सारे का सारा केस खुल के उस पर आर्गूमेंट हो सकते हैं, बात हो सकती है, फैसला बदला जा सकता है। लेकिन रिव्यू में तो कोई ऐसी बात नहीं है। और ये केस एक और तकनीकी वजह से कोई तब्दीली आ सकती है, और तकनीकी वजह कोई ऐसी मौजूद नहीं है। ये 8 जजेस ने अपनी वेल कंसीडर्ड ओपिनियन दिखाई, और इसी तरह बाकी जो 5 जज हैं उन्होंने भी अपनी अपनी ओपिनियन अलग-अलग दिखवाई। 2 जजेस ने चीफ जस्टिस के साथ इत्तेफाक किया, बाकी जो थे उन्होंने भी, जिन्होंने इख्तिलाफ किया इस फैसले से, उन्होंने भी अपनी ओपिनियन जो राय थी वो बाकायदा उसमें लिखवाई। तो इस मामले में ऐसी कुछ तकनीकी बात नहीं है कि जिस वजह से ये है इसका वो जैसे आई वाश के तौर पर या एक इसका परसेप्शन जो है उसमें कि जो अभी तकरीरें कर रही है मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, चीफ मिनिस्टर साहबा, कि वो उनको इस तरह बेइज्जती करने का, अदालतों की तौहीन करने का मौका वो और लेना चाहती हैं, और इस फैसले के ऊपर इस तरह की गुफ्तगू करके, वरना इसका कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर उन्हें कतई कोई फायदा नहीं हो सकता। और मैं ये समझता हूँ, मैं इत्तेफाक करता हूँ बड़ाई साहब की बात से, कि अगर ये दिल बड़ा दिखाते और ना करते, जो कि नतीजा भी कोई नहीं निकल रहा, कहते हैं कि ठीक है जी हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो तस्लीम कर लिया, तो यकीन माने कम अज कम इनका एक लोगों में इमेज बेहतर बनना था कि देखें जनाब ये तो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके खिलाफ आया है, लेकिन इन्होंने बड़ी कुशादा ज़रफ़ी से कबूल कर दिया है। और ये जो इनका बयानिया है, जो ये कहते हैं कि जनाब हम PTI के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, उसमें काफी हद तक इनके बयानिए को तक़वियत मिलती कि ये देखें ये तो फैसलों को भी मान रहे हैं, ये उनके साथ सुलह भी करना चाहते हैं। इमरान खान ही डटे हुए हैं, वही बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि चूंकि इनमें ना वो जो होता है ना इल्मी तौर पर जो तवाना और मजबूत लोग होते हैं, वो इन चीजों को अकली तौर पर सोचते हैं। यहाँ दिमाग से नहीं दिल से सोचा जाता है, और गुफ्तगू करते हुए सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो है वो इस बात का ख्याल नहीं रख रही कि इस तरह की गुफ्तगू अपोजिशन में कोई बंदा करे तो और बात है। आप चीफ मिनिस्टर होते हुए, एक सूबे की सरबराह होते हुए, आप इस तरह अदालतों के खिलाफ गुफ्तगू कर रही है और ये भूल रही हैं कि इससे इसके नतायज क्या हो सकते हैं। और यदि इस हिस्ट्री को छोड़ दें कि ये वो अदालतें हैं जिन्होंने आपको जिस तरह रिलीफ दिया इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और रिलीफ के मामले में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ के मामले में, अगर सारी जमातों को एक तरफ रखा जाए तो पाकिस्तान की तारीख में जितना रिलीफ एक्स्ट्राऑर्डिनरीली और कई जगह ज्यादातर इलीगली और गैर आईनी मिला है मुस्लिम लीग नून को, ये किसी और पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिला। अब यहाँ तक इस चीज का ताल्लुक, ये तो ओपन एंड शट केस था पहले दिन से। जो आयशा मलिक साहबा ने कहा कि जी हम आपसे और बात नहीं करते, आप मुझे ये बताएं कि ये सीटें PTI को मिले या ना मिले, लेकिन आपको कैसे मिल सकती है? आप देखें कि कोई खैरात तो नहीं थी, बाउंड्री तो नहीं थी ना कि जनाब ये सीटें बांट दी गई। ये या तो लॉजिकली ये क्रिएट ही नहीं हुई थी, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसे वो मान रहे थे, नहीं मान रहे थे, वो मौजूद ही नहीं थी। अगर वो मौजूद ही नहीं है, उसके अरकान ही मौजूद नहीं है, तो फिर तो ये क्रिएट ही नहीं हुई सीटें। अगर ये क्रिएट नहीं हुई तो फिर पार्टी कैसे जा सकती है? तो ये सारी की सारी बात जो थी आम आदमी को भी समझ आ रही थी और बाहर शख्स ये देख रहा था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनका रवैया, इनको पहले भी नुकसान जो हुआ था वो उस वक्त भारी अक्सरियत 2/3 इनके पास थी, नून के पास, लेकिन इन्होंने अदालतों के साथ झगड़ा लिया। अब भी फिर वही काम कर रहे हैं।
ठीक है आरिफ साहब, फयाज साहब की जानिब बढ़ेंगे। फयाज साहब, जिस तरह से आरिफ चौधरी साहब ने बोला कि इनका रवैया और जल्दबाजियां जो हैं वो फिर वो कहते हैं ना, सियाने कहते हैं कालियां दे के टोए होंगे ने, तो वही मामला हुआ कि एक रेवोल्यूशनरी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इंतहाई तेज़ी में ताताड़ साहब आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि पाबंदी लगा देंगे, फैसला कर लिया गया है और आर्टिकल 6 लगा देंगे, सारे मामला जो हैं वो हम इस तरह से हल कर लेंगे। लेकिन फिर उसके बाद अपनी ही पार्टी से आवाज़ें उठने लग गई। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, फिर वज़ीर दिफा साहब ने कर दी, ख्वाजा आसिफ साहब ने, फिर एक दो और अरकान ने कर दी कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए और मामलात को जो है वो सही तरीके से टैकल करना चाहिए। ये जल्दबाजियाँ जो है इस पर क्या कहेंगे नून लीग की जो कर देते हैं? उम्र एक तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इन लोगों को मशवरे कौन दे रहा है, किससे ये मशावरत करते हैं, किससे ये पूछते हैं। देखिए जो मरीम नवाज़ ने कल बयान दिए हैं आप ये देखें, कोई ज़रूरत थी अगर मरीम नवाज़ वहाँ खड़े होकर कम से कम ये बयान ना देती या सिंपल ये कह देती कि हमारा इख्तलाफ हुआ है लेकिन हम अदालत के फ़ैसले को तस्लीम करते हैं, किसी जज के ख़िलाफ़ कोई लफ्ज़ ना बोलती और इसकी ना कोई तशरीह करती ना किसी पे कुछ एलिगेशन लगाती, तो मरीम नवाज़ कहाँ खड़ी होती। जिस तरह प्रेस टॉक की आप कह रहे हैं, अभी आपने बताया कि वो जिस तेज़ी से प्रेस टॉक किया है तारड़ साहब ने, वो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल हवाई फायरिंग की है। और हवाई फायरिंग का क्या नतीजा होता है, सिर्फ शो किया है। वो सारे बैकफायर हो गए मुल्की अहम मामला हैं। आप ये देखें कि जो वज़ीर आला पंजाब है जो कह रही है कि मैं एक विजन लेकर आई हूँ, मैं इस सूबे को चलाऊँगी, सूबे को महंगाई दूर करूँगी, सूबे के मसाइल दूर करूँगी, मैं सूबे को ऐसे बनाऊँगी कि जो मिसाल बन जाएगा और जो पिछले 70 साल में ऐसा नहीं होगा। तो उनको कोई ज़रूरत थी किस तरह के बयान देने की और इस तरह के आ बैल मुझे मार। और जब से उन्होंने बयान दिया आपने देखा है कि तोपों के सारे रुख उनकी तरफ हो रहे हैं और उनको छुपने को जगह नहीं मिल रही। मैं समझता हूँ कि ये जो सियासतदान हैं इतने बड़े ओहदों पे बैठे हैं, उमर इनको सोचना चाहिए, किसी अच्छे बंदे से मशवरा करें, किसी अच्छे बंदे से पूछें कि इस बात पर हमें क्या राय देनी है क्या नहीं देते। ये आइनी मसला है, ये कानूनी मसला है, ये अदलिया का मसला है, ये पार्लियामेंट का मसला है, तो उस हवाले से बात करें। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा फुकदान है हमारे सियासतदानों में। आजकल जो रवश चल पड़ी है, जिस तरह हम गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारे सियासतदान जिस आवाम कौन से मसाइल में उलझे हुए हैं, आवाम की परेशानी क्या है, आवाम के दुख क्या है, और ये किस चक्कर में पड़े हुए हैं कि हमें सीटें चाहिए, एक्स्ट्रा सीटें चाहिए, नहीं चाहिए। भाई जो हक बनता है वो ज़रूर लो, और जो आपका हक नहीं बनता खुदा के लिए उसकी तरफ ना जाओ। ये भी तो सियासत का हिस्सा ना, सीटें नहीं लेंगे तो अब देखें उमर डिजिटल मीडिया का दौर है, जो आपका हक बनता है वही आपको मिलेगा। अब एक एक बंदा मॉनिटर कर रहा है सारी सूरत हाल को, एक एक बंदा आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख रहा है, आपकी आवाज़ को सुन रहा है, आपकी बोली को देख रहा है, आपकी नीयत को पढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सियासतदान जो बात करता है, अब लोग इतने शातिर हो गए हैं कि वो इनकी नीयत समझते हैं कि ये बयान क्यों दे रहे हैं, इनके अंदर पीछे कहानी क्या है। तो जब तक ये नीयतों का मामला, जब तक हमारे सियासी लीडर अपनी नीयतें दुरुस्त नहीं करेंगे उस वक्त तक हालात बेहतर नहीं होंगे। मियाँ हबीब साहब की जानिब बढ़ेंगे। मियाँ हबीब साहब, एक बहुत रैपिड तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है ताताड़ साहब की जानिब से और एक दो दिनों में ही सब बैकफायर हो गए, अपनी पार्टी से आवाज़ें आना शुरू हो गई। दूसरा, इत्तेहादियों ने बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया और फिर आज एक और एलामिया जारी किया गया कि आइंदा कोई भी फैसला किया जाएगा तो इत्तेहादियों को शामिल किया जाएगा, सारी कन्वर्सेशन के अंदर इत्तेमाद में लिया जाएगा। तो क्या देखते हैं आप इस तमाम फैसलों के अंदर? इत्तेहादी भी नाराज़ है नून लीग की इस पॉलिसी से कि सब कुछ खुद ही कर देते हैं, हमें तो बताते ही कुछ नहीं। और ये सारा कुछ ना मुसलाहत का नतीजा है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया तो साथ ही आर्टिकल 6 याद आ गया, जो 2-2.5 साल पहले का वाकया हुआ था, उस पर जो है आर्टिकल 6 आज लगाए जाने की। तो उसके बाद तो नहीं कि ये हुकूमत थी ना, तो फौरी उस पर एक्शन लेते। उसके बाद इंटरिम सेटअप था, वो उस पर एक्शन लेते। अब इनको याद आ गया और फिर साथ ही जो है वो तहरीके इंसाफ पर पाबंदी लगाने की उन्होंने बातें कर दी। भाई अगर पाबंदी लगानी थी जब ये 9 मई का वाकया होता उसी दिन लगा देते हैं, ठीक है। अब लोग इसको कबूल नहीं करेंगे, अब बात इनके हाथ निकल गई हुई है। ये जितना ये इस किस्म की हरकतें करेंगे उतने ही जो है लोग इनसे मुतनफ़र होते जाएंगे। पहले ये अवाम में जाने के काबिल नहीं रहे, अवाम ने इन्हें मैंडेट नहीं दिया, अवाम जो इन्हें वो ऊपर से महंगाई ने बेड़ा गर्क करके रख दिया है, तो इनकी तो सेहत बनी ही नहीं है। ये तो अवाम में मुअल्लिफ हुकूमत है, तो इनको तो चाहिए कि बड़े फूंक कर कदम रखें। ये उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। ये समझ रहे थे कि शायद हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि हम पाबंदी लगा देंगे और हम आर्टिकल 6 लगा देंगे
तो शायद तहरीके इंसाफ जो है वो भागी चली जाएगी, पाँव में गिर जाएगी, गिड़गिड़ा कर कहेगी नहीं हमें माफ कर दो जी, ऐसा ना कीजिएगा प्लीज। तो ये देखें वो तो पहले ही जेलों में है, आधी क़यादत उनकी जो है वो रूपोश है, आधी क़यादत जेलों में है, कुछ उनसे आपने तौबा तायब करवा दी है, बाकी को भी जिस तरीके से आपने निशाना बनाया और उसके बाद लोगों ने इसके बावजूद उन्हें मुंतखब करके अगर असेंबलियों में भेज दिया है तो फिर कम से कम जितना थोड़ा बहुत है वो उतना तो उनका मैंडेट कबूल करो। और ये देखें सबसे बड़ा फितना जो है ये जो है कि ये अभी तक हुकूमत जो है वो उनकी पूरी कोशिश ये है कि हम तहरीके इंसाफ दबा लें, वो जितना दबाने की कोशिश करते हैं उतनी तहरीके इंसाफ उभरती हुई नजर आती है। तो अब अगर एक काम जो है वो नहीं सरंजाम पा रहे आप उसमें नाकामी हो रही है आपको, तो फिर आपको दूसरा वे इख्तियार कर लेना, उसी पे टक्करे मारने का फायदा तो कोई नहीं है ना। तो ये उल्टा सियासत में नुकसान हो रहा है हुकूमत को, खासकर के लीग को। और अब तो इनके जो इनको मशवरा देने वाले लोग थे, जिनके दानिशवर थे, वो भी इनको मशवरा दे रहे हैं कि आप इस तरह ना करें, आप आपकी पॉपुलैरिटी जो है वो बिल्कुल जमीन बोस होती जा रही है, लिहाजा इन्हें चाहिए कि ये कोई इत्तेफाक़ राय की तरफ बढ़े। हुकूमत भी अब हुकूमत इनकी बन चुकी है, इनकी सर्वाइवल इसी में है कि ये जो है वो इत्तेफाक़ राय की तरफ बढ़े, कोई बाद में कोई डायलॉग की जाने देने। ठीक है मियां साहब, एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, आप हमारे साथ ही रहिएगा और नाज़रीन भी हमारे साथ ही रहिए, क्योंकि ब्रेक के बाद हमने इंतहाई अहम मौजू पर बात करनी है। एडहॉक जजेस का जो मामला है जिस पर तमाम लोग जो हैं वो गुफ्तगू कर रहे हैं और 4 का नाम आया था, 2 ने इकरार किया, 2 ने इनकार किया। तो ये क्या सिनेरियो बनेगा आइंदा आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, इस पर भी बात करेंगे। दूसरा आर्टिकल 6 के हवाले से बात करेंगे। कितना आम हो गया है कि जिसको भी देखो सियासतदान को सिर्फ हर एक के मुंह पे जो है वो आर्टिकल 6 की बात होती है। सबसे बड़ा ये एक आर्टिकल है जिस पे गद्दारी की सज़ा जो है वो सज़ाएं बहुत होती है, उम्र कैद है। तो इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं पावर शो के अंदर। और बात का आगाज़ करेंगे आरिफ चौधरी साहब के साथ। आरिफ चौधरी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी आर्टिकल 6 की, तो क्या इतना ही हमने इसको लेम ले लिया है? इतनी बड़ी एक ये आर्टिकल है और इसकी सज़ा बहुत बड़ी है, और फिर गद्दारी हम अचानक ही कोई छोटी सी बात होती है, हम कहते हैं इसने गद्दारी की है, इस पर आर्टिकल 6 लगा दो, वो तमाम तर तोपें जो हैं वो इस तरफ हो जाती हैं। पहले तो कभी हमने इसको बारे में सुना ही नहीं था, ये पिछले कुछ 3-4 सालों के अंदर जो है वो इतना आर्टिकल 6 सुन लिया है कि इतना ही आम कर दिया हमने इसको। इसकी वजह क्या है? हम लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा रिजिड क्यों हो गए हैं अपने सियासत के अंदर कि हम चाहते हैं कि दूसरे को बस स्नब करके गिरा दिया जाए, दबा दिया जाए और मैं ही सिर्फ सामने आऊँ? 2 वजूह जो बाहर मुझे नजर आती है। एक तो सोसाइटी के अंदर इस कदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो गई है और नफरतें इस हद तक बढ़ गई है कि हर कोई जो सियासत के मैदान में है वो अपने अलावा दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता। और यही हालत पूरे मुआशरे के अंदर जो है कि इसके यानी असरात जो हैं, ट्रिकल डाउन असरात पूरी सोसाइटी पे हुए हैं। इस सोसाइटी में आप देखें कोई इख्तलाफ होता है ना आपस में ही, यदि आप गुफ्तगू करते हुए कोई इख्तलाफ करता है तो दूसरा जो है उसके ऊपर या कुफर का फतवा लगाएगा या उसे पाकिस्तान दुश्मन कहेगा या मतलब है उसके गले पड़ जाएगा। इससे नीचे कोई बात है नहीं। तो अब मैं आपको एक और भी इसकी वजह बता देता हूँ कि यहाँ अभी पहले आपके सेगमेंट में जो बात उससे भी बड़ा इसका गहरा ताल्लुक है कि पाकिस्तान में सियासी तौर पर बलोगत नहीं आई क्योंकि सियासी जमातें जो है उनको पनपने का मौका नहीं मिला। अगर सियासी जमातों को सही मानों में सियासत करने का मौका मिलता तो उसका नतीजा ये होना था कि आप बाकायदा पॉलिटिकल केडर्स बनाते अपनी पार्टी के और उसमें फिर बाकायदा तकसीम कार होती और उसका एक कोर ग्रुप होता है जिसके पास ये इख्तियार होता है कि बड़े फैसले करने हैं और फिर उनका एक स्पोक्स पर्सन होता है जो उनके बिहाफ पे सियासी पार्टी के बिहाफ पे बयान देता है। ठीक है। अब पिछले तौर पे भी आपने देखा ये जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी हालत ये थी कि कई लोग जो थे जिन्हें मीडिया में आने का और हेडलाइन बनने का शौक था, जिस तरह वो फवाद चौधरी था या और इस तरह
वो चौहान था और बड़े बड़े किरदार थे, वो फौरी तौर पर आके जनाब कहते हैं कि आप फलाना जो है उसकी बारी है, यानी फलाना जेल उसको पकड़ा जा रहा है। यानी उससे ये होता कि कम से कम जो केस था उस शख्स का वो तासुब का साबित करने में उसे इतनी आसानी होती कि वो कहता अदालत में जाके कि जनाब देखिए ये तो खुद बयान दे रहे थे कि जी मुझे इन्हें कैसे पता था कि ये मुझे पकड़ जा रहे हैं। तो बात ये है कि ये सारी की सारी बात अब इतनी इस तरह की हो गई है कि गद्दारी के सर्टिफिकेट के ऊपर से भी मिलते हैं। हमारी जो मुक्तदरा है वो भी इस मामले में जो शख्स उनसे इख्तिलाफ करता है उसको गद्दार से नीचे कुछ नहीं समझते। अब सियासी मामलात में एक दूसरे के साथ इख्तिलाफ राय हो सकता है, आप कुछ सोच सकते हैं पाकिस्तान की फलाह के लिए, दूसरा कुछ और सोच सकता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब हम अपने साबिक हुक्मरानों के खिलाफ या बड़े बड़े सियासतदानों को गद्दार वतन करार देते हैं और मुल्क दुश्मन करार देते हैं, तो हम सबक लोगों को क्या बता रहे हैं? लोगों को हम ये बता रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथी नहीं हैं। पाकिस्तान में तो आप देखें ना, करोड़ों लोगों का मुंतखब हुक्मरान जो है या सियासतदान जो है वो गद्दार उसे कह दिया जाए, तो उसका मतलब ये है कि वो इतने लोग जो हैं और वो पाकिस्तान के साथ वफा नहीं कर रहे। तो इसका नतीजा ये हुआ है कि आज हमारे दुश्मन हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। वो कहते हैं जी हमें इनका कुछ करने की जरूरत नहीं, अपनी मौत आप मर रहे हैं। तो ये अपनी मौत आप मरने वाली ये कहानी है जिसमें गद्दार बनाया जाए किसी को, पाकिस्तान दुश्मन किसी के ऊपर कुछ लगा के फौरी तौर पर जला दो, मार दो, उड़ा दो। इसके अलावा नीचे वाला कोई ऐसा सिलसिला ही नहीं है कि जो इससे कम सतह पे हम किसी को बर्दाश्त कर सके और कहे कि ठीक है यार आप इख्तिलाफ राय रखते हैं लेकिन इंसान है, पाकिस्तानी है, कोई बात नहीं है, मेरा नुक्ता नजर आपसे मुख्तलिफ है, लेकिन ये है कि आप मुल्क दुश्मन नहीं है। तो ये मियां साहब की जानिब बढ़ेंगे। मियां साहब, जिस तरह से आरिफ साहब ने बोला कि हम लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, हम में सियासी बलूगत नहीं आई अभी तक और हम यही चाहते हैं कि बस नब करके दबा दिया जाए और किसी भी तरीके से जो है वो हम अपनी सीट को जो है वो बचा लें। आपके ख्याल में यही वजह है या कोई और वजह है कि हम इतने रिजिड हो गए अपनी सियासत के अंदर कि हम चाहते हैं कि सिर्फ ये कुर्सी है ना, ये सिर्फ मेरी रहे, मेरे अलावा इस कुर्सी पे आकर कोई ना बैठे क्योंकि इस कुर्सी का मालिक मैं हूँ और मैं ही चला सकता हूँ, मेरे से बेहतर कोई नहीं चला सकता? मेरे ख्याल में इसकी वजह कुछ और वजूहात कुछ और भी हैं। देखें माशरे में जो पोलराइजेशन है ना, उसकी एक वजह नाइंसाफी भी है, दोस्त धांधली भी है, जबरदस्ती है कि हमने ये बस ये हुक्म आ गया, उसमें कानून शनून आइन सबको बाला ताक रख के जब आप अपनी मनमर्जी करते हैं तो उसका फिर रद्द-ए-अमल भी आता है। अवाम में इस वक्त जो अदम बर्दाश्त का जो एक उबाल आया हुआ है ना, उसमें बहुत ज्यादा चीजें ऐसी हैं खिलाफे कानून जो की गई हैं, जो अवाम के मजाज के मुताबिक नहीं की गई। मैं समझता हूँ कि इंतखाबात में अवाम ने इसका सो मोटो नोटिस लिया है कि वो जिसको वोट देना चाह रहे थे उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई हैं। अच्छा, इसी तरीके से बहुत सारी चीजें जो है ना वो मिल गई हैं। अब मैं समझता हूँ कि अवाम का एक बहुत बड़ा दबाव है इस वक्त, उसका एक हुकूमत भी इस चीज को जो है वो हल कर रही है कि मामला जो है उनके हाथ में नहीं रहे। मामला जो है देखिए अदारों के लिए भी बहुत बड़ा इम्तहान है, वो एक तरफा ट्रैक नहीं चला सकते। अब मन मर्जी करने वाली बातें जो है वो चली गई हैं। खौफ ये है कि कहीं कोई अवाम का समुंदर जो है वो सड़कों पर ना आ जाए, ये खौफ खाए जा रहा है सारी चीजों को। अच्छा, उसके बाद फिर हमें जो है ना हमें ये नजर आ रहा है, हम स्मेल कर रहे हैं कि अवाम जो है वो किसी वक्त भी किसी भी मामले पे 100 वोटों ले सकते हैं और अगर अवाम ने 100 वोटों ले लिया ना तो फिर कोई चीज रास्ते में बचेगी नहीं। ये इनके लिए, हुकूमती इदारों के लिए और फैसला करने वाली कुव्वतों के लिए भी ये सोच विचार का वक्त है कि कोई ऐसा कदम ना उठाएं सदारा जिसकी वजह से कोई सिविल वार की तरफ हम बढ़ जाएं। लिहाजा हमें इंसाफ पर मबनी चीजें जो है उसको आम करनी चाहिए। अब देखें, बात यह है कि जिन्होंने ये मुल्क छोड़ा है उनके खिलाफ तो आप आर्टिकल 6 लगा नहीं सके, तो किन लोगों पे आप आर्टिकल 6 लगाने की बात कर रहे हैं, किस वजह से लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं? इस हुकूमत में ध्यान नहीं है इतनी कि ये आर्टिकल 6 लगा सकें या ये सियासत किसी सियासी जमात पर पाबंदी भी लगा सकें। लोग जो है भरे बैठे हुए हैं, ये पाबंदी लगा के देखें जरा,
बल्कि अभी उनको मुंह की खानी पड़ी है, सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उन्होंने उनके अपने अंदर से आवाजें आनी शुरू हो गई हैं कि भाई अवाम इसे कबूल नहीं कर रहे, आपकी ये बात लोगों को हजम नहीं हो रही जो जितनी बड़ी आपने बात कर दी है। तो लिहाजा ये अवामी मजाज के खिलाफ जाने वाली जो चीजें हैं ना, उसकी वजह से भी अदम बर्दाश्त जो है वो ज्यादा हो गई है। तो लिहाजा इन सारी चीजों को हमें मैनेज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ये मुल्क मुतहम्मल नहीं अब हो सकता पाकिस्तान में मजीद किसी तजर्बे की या कोई रस्साकशी या कोई ये समझते हैं कि शायद हम तो एडवेंचर कर लेंगे। अब एडवेंचर की गुंजाइश निश्चित, अब इनको होश के नाखून लेने चाहिए। अब तो मामला तो संभालने की तरफ जाने चाहिए, वरना मामला खराब हो जाएंगे। मामला संभालने की जानिब जाने चाहिए, मामला मजीद ख़राब हो सकते हैं। फयाज वड़ाइच साहब, ये पेशेंस हम में क्यों नहीं रह गया? और सियासत के अंदर हम बड़े आसानी से कोई भी बात कर जाते हैं कि फ़लाँ ने ये बोला तो फ़लाँ को इस तरह से कर दो, और फ़लाँ ने ये बोला तो इसको उस तरह से कर दो। हमारे अंदर ये बर्दाश्त का अंसर कब आएगा और कब हम सीरियस लेंगे इस तमाम सिनेरियो को और मुल्क को और लोगों को? उमर, जो हमारे सियासतदान है ना, वो सिर्फ नाम के सियासतदान हैं। उनके जो मजाज देखे ना, वो बड़े जाबराना है, बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल। और जो मियाँ साहब ने बात किया, बिल्कुल सही किया कि जो एक चीज़ है ना कि आवाम का मूड क्या है। जो जमहूरियत होती है वो आवाम के फोटो से चलती है, आवाम की मर्ज़ी से चलती है, आवाम की राय से चलती है। हमारे सियासतदान, हमारे लोग ये नहीं देख रहे कि इस वक्त आवाम का मूड क्या है, आवाम क्या चाहते हैं, आवाम क्या मुतालबा कर रहे हैं। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि हम एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाएं, एक दूसरे को गंदा करें, मैक्सिमम गंदा करें, बल्कि उसको ख़त्म कर दें। जो अभी बात हो रही थी आर्टिकल 6 लगाने की, ये इंतहाई इकदाम है। आप ये बताएं कि हमारे दुश्मन, जो पाकिस्तान के दुश्मन क्या हैं, उनके पास इससे बड़ी खुशी की खबर क्या हो सकती है कि पाकिस्तान का हर बंदा, जो सियासतदान, जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, वो लोग एक दूसरे को गद्दार करार दे रहे हैं, एक दूसरे पर आर्टिकल 6 लगाकर उसे सजाए मौत देना चाहते हैं। ठीक है, ये मजाज बन गया हमारी कौम का, ये मजाज बन गया हमारे सियासतदानों का, हमारे लीडरों का। देखिए, एक आम आदमी ये सोचता है, जो महंगाई में पिसा हुआ, वो भी ये सोच रहा है। तो ये सियासतदान जब आर्टिकल 6 की बात करते हैं, और वो लोग उमर जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, जो हुकूमत चला रहे हैं, उनको भी ये एहसास नहीं होता कि इस चीज़ का ये वो जिक्र करते हुए, बात करते हुए कि यार ये हम क्या कर रहे हैं, हम दुनिया को क्या तमाशा दिखा रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं। ये ज़रा भी सोच नहीं रहे, इनमें कोई अकल नहीं, कोई समझ नहीं कि हम ये क्या कर रहे हैं। हम एक दूसरे पर बगैर सोचे समझे कि मैं उस पर आर्टिकल 6 लगा रहा हूँ, वो कह रहे हैं मैं उस पर लगा रहा हूँ। और यार इस मुल्क को, ये मुल्क जो है ये बड़ी बहुत मेहनत से और बहुत कुर्बानियों से हासिल किया गया था। अल्लाह ताला ने अगर आपको इस मुल्क का हाकिम बना दिया, अल्लाह ताला ने अगर आपको इस मुल्क में सियासत में कोई मकाम दे दिया है, तो इस मुल्क के लिए सोचो। ये भूल जाओ कि अब आपने आर्टिकल 6 लगाने हैं, बर्दाश्त करो। असल में बात यह है उमर की, ये जो ज़िद होती है ना, ज़िद में इंसान जब फैसला करता है तो ब्लो द बेल्ट खेलता है। ठीक है, ज़िद में जब फैसला करता है तो ब्लो द बेल्ट जाता है, कुछ भी फैसला कर सकता है। तो हम ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बढ़ती बिजली की जो कीमतें हैं, जो कि आवाम की जेब पर बहुत बड़ा असर डाल रही हैं, एक गरीब आदमी को मज़ीद गरीब करता जा रहा है। वो सारा महीना कमाता है और उसके बाद जो है वो ये 200-300 यूनिट के जो है वो चक्कर में फंसाया हुआ है, और उसके बाद जो है वो 22, 23, 24, 25 हज़ार रुपया बिल आ जाता है, और 200 यूनिट का 201 कर दिया जाता है कि 3000 का बिल 8000 में बदल जाता है। तो आवाम की ज़िंदगी का महवर जो है ना, वो आजकल सिर्फ बिजली के बिल रह गए हैं। और उसमें ख़बर आज ये आई है कि मज़ीद 2 रुपये 10 पैसे का इजाफा करने जा रही है गवर्नमेंट, और इस पर माहिर माशियात को भी लेंगे और बात करेंगे आपसे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको पावर शो में खुश आमदीद कहते हैं। तो ब्रेक से पहले हम जब गए थे तो बात कर रहे थे महंगी बिजली की, महंगाई की, और आवाम जो है वो इसमें पिसती जा रही है, किसी के पास कोई हल नहीं है। और साबिक निगरान वज़ीर गौहर एजाज साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 1-2 दिन से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं टीवी के ऊपर, कि ये हम IPP से जब तक जान नहीं छुड़ाएंगे ना, मामला जो है वो बेहतर नहीं होगा। और 40 ख़ानदान ऐसे हैं कि जिनको हमें पैसे देने पड़ते हैं
ये जो IPP से रिलेटेड चीज़ें हैं, अगर हम IPP से जान छुड़ा लेंगे तो मामला बेहतर हो जाएंगे। हुकूमत महंगी बिजली ना बनाए और अपने जो कुदरती वसाइल है उसको बुरोकार लाकर हम मामलात को बेहतर कर सकते हैं और आवाम की ज़िंदगियों में सुकून लेकर आ सकते हैं। हमारे माशियात डॉक्टर कैस असलम साहब ने भी इस ब्रेक में मैं ज्वाइन किया है, तो उनसे ही आगाज़ कर लेते हैं इस तमाम सिनेरियो के ऊपर कि किस तरह से इन तमाम मामलात को बेहतर बनाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो खुशामदीद कहेंगे आपको, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला। आप ये बताइएगा कि एक तो बिजली बहुत महंगी थी, अब मज़ीद उस बिजली के अंदर ₹2.10 फ़ी यूनिट का इजाफा कर दिया है और फिर जो है वो सियासतदानों के बयानात आ रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब का भी बयान आया कि अवाम के साथ जुल्म हो रहा है। आज मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि अवाम पर मज़ीद बोझ डाला जा रहा है, ना डाला जाए। अगर ऐसा होगा तो अवाम सड़कों पर निकल आएगी और मामलात बेहतर नहीं होंगे। गौहर एजाज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि सबसे बड़ा मसला IPPs हैं। एज़ हमारे माशियात बताइएगा कि इन तमाम मामलात को हम ठीक कैसे कर सकते हैं? शुक्रिया उमर। बात यह है कि जब हुकूमत ही बेईमान हो जाए तो अवाम तो फिर बिल बला के ही रहेगी। बिल ऐसे हुए हैं कि लोगों ने अब अपने बच्चे जो हैं वो स्कूलों से उठाने शुरू कर दिए, क्योंकि अब वो या बिल दें या फीस दें। दूसरी बात यह है कि आपने कहा, तो इसको हम कहते हैं विल। पहली बात यह है कि हुकूमत खरीद ले ये IPPs को और फिर इस पुरानी टेक्नोलॉजी को ख़त्म करे और नई टेक्नोलॉजी में ये हमसे जो इतने पैसे इकट्ठे किए हैं आवाम से, उससे बिल्कुल ख़रीदे जा सकते हैं ये IPPs। आप याद रखिए कि जब बाबडा के पास बिजली होती थी तो कोई ना तो महंगी थी और ना ही लोड शेडिंग थी। ये जब प्राइवेटाइज हुआ और मज़े की बात यह है कि ये IPPs में इन्हीं के दोस्त हैं, हुकूमत के अपने शेयर हैं और अब तो चीन भी इसमें आ गया और कोयले से बिजली बनाई जा रही है और बैरूनी तेल से बनाई जा रही है। दूसरा जो हल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि हुकूमत वो जो इंटरनेशनल अदारे हैं, वर्ल्ड बैंक जैसे, जिनसे डरते हैं आप कि उनको गारंटी सोवरेन दी हुई हैं, खुद हुकूमत उनके पास जाके उनसे कहे कि जी हम इसको रीविजिट करना चाहते हैं, हमें इजाज़त दे दीजिए। और मैं नहीं मानता कि वो इजाज़त नहीं देंगे, वो बिल्कुल इजाज़त दे देंगे रीविजिट करने की। मगर जब सारा फ़ायदा हुकूमत और उसके दोस्तों का हो रहा है तो ये सारे मसले रहते हैं। तीसरी बात यह है कि आपने जो मुआहदा किया हुआ है इनके साथ, उसके अंदर एक और शिक भी है और वो ये है कि ये IPPs 3 महीने का तेल रिजर्व में रखेंगे। वो तो नहीं रख रहे, तो जब वो अपने एग्रीमेंट को नहीं मान रहे तो आपके पास बिल्कुल है कि आप भी फिर उन पे केस करके ये रीनेगोशिएट कर सकते हैं। मगर बात फिर वही है कि IMF ने भी अब कह दिया कि हमने कहा था अमीरों पे टैक्स लगाओ, आपने गरीबों पे लगा दिया। बिल्कुल ठीक। तो बात वही है कि चीज़ें जिस तरफ जा रही हैं वो कोई ठीक नहीं है। मिडिल क्लास अब फंस गई है। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि लोगों ने अपने बिजली के मीटर क्यों नहीं कटवाए अभी तक। बिल नहीं देंगे तो वो वैसे ही कट जाएंगे। ठीक। ये हल हैं, मगर क्या ये हुकूमत लोगों के साथ खड़ी है या लोगों के खिलाफ खड़ी है, इसका फैसला कर लीजिए, खुद ही आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, साथ ही रहिएगा। आरिफ चौधरी साहब की जानिब बढ़ते हैं। आरिफ चौधरी साहब, मामलात आपके सामने हैं। गरीब आदमी की ज़िंदगी का एक ही मकसद रह गया है कि मैंने कमा के लाना है और घर का बिजली का बिल अदा करना है। गर्मी इतनी पड़ी है कि एक आदमी अगर 2 घंटे AC चला लेता है तो उसको पता होता है मेरा बजट जो है वो आउट हो जाएगा और तनख्वाह इतनी नहीं है जेब के अंदर, और मामलात जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होते जा रहे हैं। अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है कि पिछले दिनों खबर आई थी कि शौहर ने बीवी का नाक ही काट दी है। उसने जो है वो पंखा चलाया था, बिल ज़्यादा आने की वजह से शौहर ने कहा पंखा ना चलाओ, उसने उसको तशद्दुद किया और नाक के पता नहीं कान काट दिया। अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है, लोग बच्चे मारने लग गए हैं, बच्चे बेचने पे मजबूर हो गए हैं। तो हुकूमत को कब होश के नाखून आएंगे? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि 2017 में मैं प्रेसिडेंट था इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का, तो हमने इमरान खान को दावत दी और मैंने सख्त तनकीद की उन पे। उस वक्त वो इलेक्शन लड़ रहे थे। मैंने कहा खान साहब, आपसे जिस बात का भी पूछा जाए, आप कहते हैं जी करप्शन का खात्मा होगा तो सब मसला हल हो जाएगा।
आप हमें रोड मैप क्यों नहीं दे रहे? तो यकीन माने इस सारे अरसे में मुझे इस बात की मुकम्मल तौर पर अब समझ आ गई है और आवाम को भी आ गई है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। और जो करप्शन करने वाले हैं खुद वही बावैला कर रहे हैं, जो कत्ल करने वाला वही उस पर शोर भी मचा रहा है, क्या ये कत्ल हो गया। यानी अब आप ये देखें कि ये जो IPPs है ये कौन है, इनके साथ मुआहदा किसने किया? इस तरह का कभी मुआहदा हुआ है कि जनाब अगर वो पैदा ना करे, आप बिजली ना भी इस्तेमाल करें, पैसे देंगे, तो उनकी कैपेसिटी के हिसाब से उन्हें पैसे दिए जाएंगे। और हम कोई ऐसा जरिया, आप देखें चाइना में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी का प्लांट लग रहा है और अगले चंद सालों में चाइना दुनिया के दूसरे मुल्कों, करीबी मुल्कों को भी एक्सपोर्ट करने लगेगा ये पावर जो है। तो और इंडिया जो है उसमें मैं देख रहा था कि 17,000 यानी मील, 17,000 यानी क्या उसे कहना चाहिए मील में या कितने अरसे में, यानी एकड़ में वो उन्होंने 17,000 एकड़ में उन्होंने सोलर एनर्जी का प्लांट लगाया है, यानी जिससे वो अपने मुल्क को बिजली दे रहे हैं। हमारे यहाँ ये है कि जो सोलर इस्तेमाल भी करते हैं उनके ऊपर भी ये तलवार हर वक्त लटकती रहती है कि जनाब किसी वक्त हुकूमत जो है इसको खत्म ना कर दे, इस पे भी टैक्स ना लगाना शुरू कर दे और ये ऐसा ना करे। तो आप असल में बात तो ये है कि चंद लोग, आप अगर हिसाब लगाएंगे ना, पता करेंगे तो ये कोई और नहीं है। इसमें आपको नवाज शरीफ साहब का कोई 30% हिस्सा नजर आएगा, कोई किसी और का हिस्सा नजर आएगा। ये सारे के सारे वही लोग हैं जो खा रहे हैं और हुकूमत भी कर रहे हैं। और करप्शन जितनी आप देखें इतनी करप्शन इन्हें हजम हो गई, तो जब तक आप इसका इलाज करप्शन का नहीं करते और इन लोगों को कैफे किरदार तक सही मानों में नहीं पहुंचाते तो मामला खराब है, सही नहीं हो सकते। कोई फर्क नहीं। चौधरी साहब आखिरी 1-2 मिनट रह गए, हमें फयाज साहब की जाने में पड़ा है। फयाज साहब, मामला किस तरह से बेहतर होंगे? अब मजीद बिजली महंगी होती रहेगी तो आवाम तो मजीद पिस जाएगी। वो उमर कहते हैं ना कि जुल्म रहे और अमन भी हो, और यकीन मानो कि ये अब लोगों के बाकी जुल्म है जो हो रहा है। देखिए अभी जो बात कर रहे थे आरएसओ साहब ने बड़ी अच्छी बात की। देखें ये जो स्टेट होती है या ये जो होते हैं सियासी पार्टियाँ होती हैं, इनका जो बुनियादी मंशूर होता है कि हमारे पास एक जमात है, हमारे पास एक विजन है और हमारे पास एक कमांड है, लोग हमें वोट दें, लोगों को मोटिवेट करते हैं, हम आए और हम आपके मसाइल हल करेंगे। तो अब जब के हुकूमत आई है वोट लेकर और वो पार्लियामेंट में बैठी है, तो वो हुकूमत के अहदेदार, उसका प्राइम मिनिस्टर कैसे नॉर्मल फिर रहा है, वो देख नहीं रहा कि ये एक जो चैलेंज था हमसे पूरा नहीं हो रहा। गरीब आवाम बिजली के बिलों से किस तरह पिसे जा रहे हैं, उनको फील नहीं होता, वो सोचते नहीं रात को उनको नींद कैसे होती है, और वो सुबह उठते हैं तो उठकर फिर नॉर्मल बिहेव करते हैं। वो क्यों नहीं मीटिंग्स करते कि IPPs का मसला है, दूसरा मसला है, जो भी मसला है, ठीक है, क्योंकि उनका एक विजन है। उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत में लाया आवाम के मसाइल हल करने के लिए। जब आवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे तो वो हल करने चाहिए। पूछ लेते हैं, हमारे पास माहिर माशरे आते हैं। डॉक्टर साहब, इसका हल क्या है? किस तरह से मामला को बेहतर कर सकते हैं? आवाम को रिलीफ कैसे दे सकते हैं? कोई प्लान आपके पास है तो ज़रा शेयर कीजिए हमारे साथ। देखें, मैंने आपसे एक बात पहले की है कि आप खरीद लें IPP को, मगर एक जो बेसिक है वो है कि जो ये जो IPP को पैसे देने हैं वो 3 हिस्सों में डिवाइड कर, एक हिस्सा IPP पे डालें, एक हिस्सा गवर्नमेंट खुद दे और तीसरा हिस्सा बिजली सार्फिन दें, तो ये हल हो जाता है। मगर अब जब सार्फिन से ही सारा हिस्सा लेके IPP को देंगे आप, तो ये हल नहीं, ये बड़ी जल्दी आपके मुंह पे वापस आएगा। ठीक है, मतलब कि 3 हिस्सों में डिवाइड होना चाहिए मामलात को, और एक गवर्नमेंट दे, एक हिस्सा IPPs दें और तीसरा हिस्सा जो है वो आवाम दे। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है, सारे पैसे जो है आवाम के इकट्ठे होते हैं, हम IPPs को दे देते हैं। IPPs का जो मुआहदा है कि 3 महीने का फ्यूल इकट्ठा करना है, वो भी नहीं करती और मामला जो है वो जूं के तूं है। आवाम पिसती जा रही है, हुकूमत अमीर होती जा रही है और लोगों का बुरा हाल होता जा रहा है। हमारे साथ मौजूद थे आरिफ चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फयाज बड़ाई साहब थे, बहुत शुक्रिया। मियां हबीब साहब थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कैस असलम साहब से आपका भी बहुत शुक्रिया। कल एक और प्रोग्राम के साथ पावर शो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।